28 वर्षीय धर्मेंद्र आज काफ़ी परेशान है। स्नान करता है, स्नान करने के बाद कपड़े पहन रहा है। माँ आती है, कहती है बेटा खाना खा लो। बेटा काफ़ी परेशान है, कहता है माँ भूख नहीं है। माँ समझाती है कि बेटा ज़िंदगी में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन खाना खा लो। लेकिन बेटा खाना नहीं खाता। घर से निकल जाता है साथियों, क्योंकि आज उसकी सिविल कोर्ट में पेशी है। पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दिया हुआ है। अब उसके मन में कई विचार हैं। जिस पत्नी के साथ वह 6 साल रिश्तों में रहा हो, आज वही तलाक मांग रही है। काफ़ी परेशान वह कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। दोस्तों, कहानी में बनी रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज की, जहाँ एक टीचर हैं धर्मेंद्र। उनकी शादी 2016 में बड़े ही धूमधाम से परिवार के सहमत से होती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने, जो भरोसे का ये रिश्ता है वो टूटने लगता है। इसी बीच में पत्नी पति से तंग आकर उसकी शिकायत पुलिस में कर देती है। इसके बाद तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा देती है। पेशे से धर्मेंद्र जो है शिक्षक के कार्य पे कार्यरत हैं। घर में पति पत्नी और बुजुर्ग माता पिता हैं। आखिरकार कोर्ट में दोनों को पेश होने के लिए बुलाया जाता है। सिविल कोर्ट में महिला जज बैठी हुई हैं। दोनों पार्टियां पेश होती हैं। इधर महिला भी पहुंचती हैं। महिला से जो सिविल जज साहिबा होती हैं, वो भी महिला थी। उन्होंने पूछा, पहले कार्रवाई में धर्मेंद्र से पूछती हैं कि आपने अपने पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया है। ऐसा आप पेशे से टीचर भी हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? धर्मेंद्र ने जवाब दिया, मैंने इन पर कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ही मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया है, मेरे घरवालों को प्रताड़ित किया है। मेरे माता-पिता हैं और घर में कोई नहीं है। उनको ना तो टाइम से खाना-पीना मिल पाता है। मैं चूँकि शिक्षक के कार्य से जुड़ा हूँ, मेरा टाइम हो जाता है स्कूल जाने का, मैं सुबह निकल जाता हूँ, इसके बाद शाम ही लौट पाता हूँ। लेकिन ये मेरे माता-पिता को डराती-धमकाती हैं, ना टाइम से खाना देती हैं। अगर खाने के लिए इनको कह दिया जाए, तो उल्टा केस बनाने की धमकियाँ देने लगती हैं। तमाम तरह की बातें करती हैं, जो शायद मेरे हिसाब से एक पत्नी को उचित भी नहीं है। जब ऐसी बात वह कोर्ट में कह रहा होता है धर्मेंद्र, तो उसकी पत्नी बोल देती है कि अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी, आगे तुम शायद सोच भी नहीं सकते। कोर्ट का कार्य चल रहा है, पत्नी टोक देती है, उसके वकील उसको समझाते हैं कि चुप रहो अभी तुम। इधर महिला से भी पूछा जाता है कि बताइए आप, कविता नाम की महिला हैं, जिनकी उम्र लगभग 26 साल के आस-पास बताई जाती है। उनसे जब सवाल किए जाते हैं, उन्होंने एफआईआर में लिखाया था कि मुझे काफ़ी चोटें आई हैं, मेरे पति ने मुझे ऐसा मारा था कि मेरा पैर की में हड्डी में क्रैक हो गया था, काफ़ी दिन दवा चली है। तमाम चीज़ें वहाँ लिखाई थी चोट की। जज साहिबा उनसे पूछती हैं कि बताइए आपको कहाँ चोटें आई हैं? तो महिला जो है कहती है, मैम शायद दायाँ
या शायद बायाँ, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाती हैं बताने में। तो और सवाल पूछे जाते हैं कोर्ट के माध्यम से कि कब आपको ये मारे थे आपके पति? आपका इलाज तो चला होगा, आप अस्पताल का नाम बता दीजिए। महिला अस्पताल का नाम भी बताने में असमर्थ हो जाती हैं। तो कोर्ट के माध्यम से जो सवाल किए जाते हैं कि आप तो एक पढ़ी-लिखी महिला हैं, आखिरकार ये तो पता होगा कि जिस अस्पताल में आपकी दवा चली है, वहाँ का नाम तो लेकिन महिला के द्वारा बता दिया जाता है कि मैम लगभग 6 महीने टाइम हो गए हैं, तो मुझे शायद तब याद नहीं है उस हॉस्पिटल का नाम। इधर जब दोनों की आपस में घर में तना-तनी या कलह-कहीं होती थी, तो जो कविता थी, एक बार पति धर्मेंद्र को काफ़ी मार भी दी थी। मारी क्या था, उनके भाई लोगों के द्वारा मरवा दी थी। तो धर्मेंद्र को काफ़ी चोटें भी आई थी। ऐसा धर्मेंद्र के द्वारा भी शिकायत पुलिस में दी गई थी। तो आखिरकार धर्मेंद्र से जब महिला जज पूछती हैं कि बताइए हाँ, आपको कहाँ चोट लगी थी? आपने भी शिकायत की थी। तो धर्मेंद्र बताता है कि मैं स्कूल से घर जा रहा था, तो कविता के चाचा और 2 भाइयों ने मुझे रास्ते में रोक लिया था। रोक कर मुझे रास्ते में ही मारने-पीटने लगे थे। तभी बीच बचाव में गाँव के ही कुछ लोग पहुँचते हैं, तो वो लोग भाग जाते हैं। तो मैं अपने गाड़ी से मारने-पीटने में गिर गया था, तो मेरे दाएँ पैर में हड्डी में क्रैक हुआ है, जिसका मुझे फला अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है। मैं उस डॉक्टर का भी नाम बता सकता हूँ। डॉक्टर का भी नाम बताते हैं। इतने दिन मैं एडमिट था, मेरी दवा चली है। सारी जानकारी कोर्ट में उपलब्ध कराई है। जब ऐसी बातें हो रही होती हैं, तो जो उनकी पत्नी है कविता थी, वो पुनः बोल देती है कि तुम्हारा तो अभी एक पैर ही टूटा था। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया और तलाक में पैसे मेरे मुताबिक नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दोनों पैर तोड़वा दूँगी। बीच-बीच में जब वो टोक देती है उनके वकील भी उसको रोकते हैं महिला को, लेकिन महिला का साहस इतना मजबूत होता है कि वो कोर्ट का भी पति को कोर्ट में धमकियाँ देने लगती है। धर्मेंद्र कोर्ट के सामने महिला से गुज़ारिश करता है, महामहिम जी, आप मेरी दशा को समझ रही होंगी, जो मेरी स्थिति आज यहाँ है, आप लोगों के सामने मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ये मेरी पत्नी है, मुझे धमकियाँ दे रही हैं। आखिरकार महिला जज दोनों बातों को समझती हैं और उनको लगता है कि हो सकता है ये इन दोनों का अलग होना ही ठीक है, क्योंकि ऐसा सामंजस्य की स्थिति नहीं है कि दोनों एक साथ रह सकते हैं। महिला के वकील से पूछा जाता है कि अगर कोई महिला को भरण-पोषण के लिए रुपए चाहिए, वो भी आप लोग बताइए, हम सोच समझ कर उस पर निर्णय लेंगे। महिला के द्वारा 15 लाख रुपए बताए जाते हैं कि भरण-पोषण के लिए मुझे चाहिए। आखिरकार कोर्ट दोनों पक्ष से सलाह लेती है और इस पर एक तरह से कोर्ट राज़ी भी होती है, लेकिन महिला के द्वारा तत्काल वह पैसे की माँग की जाती है। धर्मेंद्र उसमें कुछ टाइम माँगता है कि मैम मुझे कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद कोर्ट उस दिन के लिए बर्खास्त हो जाती है। 15 दिन के बाद इनको पुनः बुलाया जाता है। सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। जाने के बाद महिला जज कोर्ट से निकल रही होती हैं, तो रास्ते में धर्मेंद्र को 2-4 लोग रोड के किनारे घेरे हुए थे, वहाँ उनकी पत्नी भी थी। अब क्या बात चल रही थी, लेकिन गाड़ी से आभास ऐसा होता है कि शायद उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा था। आखिरकार महिला अपने
जज साहिबा ड्राइवर को रोकती है और पूछने का प्रयास करती है, क्या बात है? धर्मेंद्र देखता है कि वही महिला जज है। वो तो चुप हो जाता है, लेकिन उनको वहाँ की हकीकत समझ में आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। समय बीतता है, धर्मेंद्र अपने घर पहुँचता है, माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? क्या बहू को लाने की कोई अभी गुंजाइश चांस है? तो धर्मेंद्र साफ मना कर देता है कि माँ, तुम्हारी बहू हम लोगों को साथ रहना नहीं चाहती, वो अलग होना चाहती है और ऐसी किसी बात की वह पक्षधर नहीं बनी कि मेरे साथ रहे, बल्कि उसने कोर्ट में भी मुझसे झगड़ा करना चाहा। तो अब 15 दिन बाद पुनः हम लोगों को बुलाया गया है। अब जज साहिबा जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। अब क्या देंगी? लेकिन अब तलाक सख्तन हो जाएगा। माँ जब ऐसी सब बातें सुनती हैं, तो उनके दिल को काफ़ी ठेस पहुँचती है। अगले दिन सुबह का टाइम होता है। माँ के सीने में काफ़ी दर्द था। धर्मेंद्र उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर दिल के दौरे की बात बताकर एडमिट कर लेता है। इधर माँ एडमिट है, धर्मेंद्र थोड़ा बाहर निकलता है, तो सामने उनकी नज़र उसी महिला जज पर पड़ती है जो कोर्ट में उनकी केस की सुनवाई कर रही थी। महिला जज के साथ उनके गार्ड भी थे। गार्ड को महिला जज इशारा करती हैं कि लड़के को बुला लाओ। धर्मेंद्र उनके पास पहुँचता है, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है कि मैम किस कारण मुझे बुलाई होंगी। डर भी है चूँकि बहुत बड़े ओहदे पे एक प्रशासनिक अधिकारी जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अब जो जज मैडम है कहती हैं, धर्मेंद्र जी बताइए आप कैसे यहाँ आना हुआ? बताता है कि मेरी माँ जी की तबीयत खराब है, दिल का दौरा पड़ा है, घर में थोड़ा-सा तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा है, शायद माँ उसको झेल नहीं पाई। आप कैसे आपका आना हुआ मैम? ये पूछता है तो उनको थोड़ा-सा शारीरिक प्रॉब्लम कुछ थी वो बताती हैं। इसके बाद कुछ टाइम 2-4 सेकंड मौन रहने के बाद सोचता है कि क्यों ना केस के सिलसिले में मैम से पूछ लिया जाए। केस के सिलसिले में वह चर्चाएँ करना चाहता है, कहता है मैम, स्थितियाँ तो आपने मेरी देख ली, शादी के कई साल हो गए हैं, घर में बाल-बच्चे नहीं हैं, पत्नी है, वो ऐसे झगड़ती है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन घर में सुकून नहीं है। मैं उस पत्नी से इतना प्रताड़ित हूँ कि स्कूल में रहता था तो काफ़ी अच्छे से टाइम बीत जाता है, लेकिन अगर पत्नी घर में रहे और घर पहुँच जाओ तो महाभारत। माता-पिता के चेहरे देखते हूँ तो सब कुछ सहने की हिम्मत मिलती है। अब सोचता हूँ कितना जल्दी हम दोनों अलग हो जाएँ। जो भी मुझसे बन सकेगा रुपए-पैसे के लेन-देन का, मैं पूरा देने का प्रयास करूँगा पत्नी को। वो एक सुखी जीवन जिए जहाँ रहे। एक पति है, ऐसी सोच रखता है। लेकिन वह जब मैडम से कहता है कि मैडम, मैं चाहूँगा कि मेरे पास रुपए का अभाव है, थोड़ा-सा केस जल्द से जल्द कम पैसों में निपट जाए। माँ की दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो मैडम कहती है, यार ये तो कोर्ट का केस है, तुम वहीं कहना और ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे केस हैं। मैंने 8 साल से मैं अब ये सुनवाई कर रही हूँ, पहले मैं वकालत का कार्य करती थी। मैंने बहुत सारे केस भी लड़े हैं ऐसे। कोई पत्नी से पीड़ित है तो कोई पत्नी पति से पीड़ित है और इस
दुनिया में सभी एक-दूसरे से पीड़ित हैं। दुःख तो सबके है, क्या इस दुनिया में कोई बचा है जिसके पास दुःख ना हो? लेकिन सहने की क्षमताएँ सबकी अलग-अलग होती है, कोई मुस्कुरा कर सह लेता है, कोई जताकर अपने दुःख को सहता है। आखिरकार बहरहाल मैडम वहाँ से उसका नंबर ले लेती हैं, कहती हैं अगर कोई समस्या हो इस बीच में, उस बात को पूछती हैं कि कोर्ट से निकलने के बाद तुमको तुम्हारी पत्नी ने रास्ते में रोका क्यों था? क्या बातें हो रही थी? क्योंकि उस वाकया को वो महिला जज भी देख ली थी। बताता है कि मुझे धमकियाँ दे रही थी कि अभी मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, 50 लाख रुपए भी लूँगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। महिला सोचती है कि लड़के को काफ़ी परेशानी ना हो जाए, तो उसको अपना नंबर दे देती हैं। कहती हैं ठीक है अगर कोई परेशानी हो तो तुम कभी फ़ोन कर लेना और इसके बाद महिला जज चली जाती हैं। कहती हूँ समय वह घड़ी आ जाती है जब दोनों की पुनः कोर्ट में पेशी होती है। दोनों के वकील पहुँचते हैं, फाइल मँगाई जाती है। महिला जज बैठ जाती हैं। दोनों पेश होते हैं और अपनी-अपनी तरफ से सफाई दी जाती है। महिला के जो जज होते हैं, वकील जो होते हैं जज से सिफ़ारिश करते हैं कि लड़का की अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब करता है। महिला को भरण-पोषण के लिए कम से कम मैं हुज़ूर 50 लाख मुआवज़े के तौर पे दिए जाएँ ताकि उसकी ज़िंदगी जीने में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन जो धर्मेंद्र के वकील होते हैं इसमें असमर्थता जताते हैं, कहते हैं मेरे मुवक्किल के पास इतने पैसे नहीं हैं, उसके भी खुद के खर्चे होते हैं। आखिरकार 20 लाख में दोनों की सहमति बनती है और तत्काल 24 घंटे में कैश देने के लिए बोला जाता है। कोर्ट के माध्यम से धर्मेंद्र भी उसमें सहमत हो जाता है। इसके बाद वहाँ से दोनों का तलाक हो जाता है। आज पत्नी पति से स्वतंत्र हो चुकी है। पत्नी के अंदर एक खुशी है, लेकिन पति उदास है, गम में है। तो दोनों वहाँ से अपने-अपने घर चले जाते हैं अगले दिन तक। धर्मेंद्र पैसे सारे पत्नी के खाते में डिपॉज़िट करवा देता है। शाम का वक़्त था, महिला जज का फ़ोन धर्मेंद्र के पास पहुँचता है। कहता है, "कैसे हो धर्मेंद्र?" जब महिला जज का फ़ोन उसके पास एक साधारण से सामान्य आदमी के लगे पहुँचे और उसका हाल-चाल लें, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या होती है। कितना भी गम हो, वो खुशी में बदल जाती है। वही चीज़ धर्मेंद्र के साथ हुआ। गम तो बहुत थे लेकिन मुस्कुरा कर कहता है, "मैम ठीक हैं। पैसे जो आपने आदेश किए थे, पैसे पूरे दे दिए गए हैं हमारे माध्यम से। जो सामान वगैरह की बात हुई थी, वो भी जा चुके हैं कविता के घर कि वहाँ लेन-देन का जो पत्नी की तरफ से सामान मिलते हैं तलाक में, सारे वापस करने थे, तो सभी सामान भी दे देता है। अब उसके पास कुछ नहीं, उसके खुद के गम हैं और बुजुर्ग माता-पिता हैं। दोनों की बातचीत आपस में होती है, तो महिला जज बताती हैं कि यार ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में किसी को ऐसा ना हुआ हो, किसी के साथ तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस गम से पीड़ित भी हैं। ऐसा उनके साथ पत्नियों ने किया भी है। मैं एक प्रशासनिक सेवा के बड़े ओहदे पर हूँ। मैं भी इस गम से पीड़ित हूँ। अपनी कहानी भी उस
धर्मेंद्र से वह महिला जब शेयर करती हैं कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो एक लड़के से मुझे भी प्यार होता है। लड़का अपने आप को सिविल सर्वेंट आईएएस अधिकारी बताकर मुझसे मित्रता करता है। इसके बाद हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीमे-धीमे काफ़ी गहरी हो जाती है इसमें, काफ़ी हम लोग एक-दूसरे से बातचीत भी करते हैं। बाद में मैं उसके जब हिस्ट्री के बारे में पता करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लड़का तो एकदम फेक है, कहीं जा भी नहीं करता है। फिर धीरे-धीरे उसने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बातचीत का सिलसिला जब मैं कम करने लगी, तो वो तमाम तरह की जो मेरी रिकॉर्डिंग थी बात करने की, वो वायरल करने की धमकियाँ देता था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शिकायत पुलिस में की, तब किसी तरह से उससे छुटकारा पाई थी। तो इसलिए इस गम तो सभी के हो जाते हैं, इससे तुम निकलो और एक अच्छा जीवन जीने की शुरुआत करो। कोई अच्छी लड़की देख लो और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। उसको सजेशन देती हैं, परवीन को काफ़ी अच्छा लगता है। धीमे-धीमे दोनों की बातचीत जब साहिबा अपने घर पे होती, तो धर्मेंद्र के पास फ़ोन लगा देती, बातचीत होने लगती है। लड़की के बारे में भी उससे पूछती कि क्या तुम्हें कोई लड़की मिली? धर्मेंद्र कहता है, मैं अभी कोई मिली नहीं है। एक दिन का वाक़या होता है, वो खुद कह देती हैं कि तुम तो एक लड़की से बात करते हो और तुम कह रहे हो लड़की नहीं मिली। धर्मेंद्र उस बात को समझ नहीं पाता कि मैं किस लड़की से बात कर रही हूँ। वो खुद बताती हैं कि मैं क्या एक लड़की नहीं हूँ। जब ऐसी बात धर्मेंद्र सुनता है कि खुद जा साहिबा की इच्छा है कि उससे शादी हो जाए, उसके खुशी से कहें, उसके आँसू निकलने लगते हैं। भावुक से स्वर में कहता है कि आपको पाकर मैं धन्य हो जाऊँगा, अगर आप इस रिश्ते से खुश रहें। माता-पिता से अपनी यह बात बताता है और दोनों कुछ ही दिन में दोनों की शादी हो जाती है और एक नई जीवन की शुरुआत होती है। कहते हैं अगर कुछ होता है तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है। आखिरकार कविता से उसको छुटकारा भी मिल जाता है और एक जीवन साथी, जीवन संगिनी, एक काफ़ी पढ़ी-लिखी जीवन संगिनी उसको मिलती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का मेरा दिल का दुखाना या ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप तक यह कहानी पहुँचानी थी साथियों। नमस्कार।